एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कई डॉग बाइट्स के केस आते हैं, कैट बाइट्स के आते हैं और यहाँ तक कि मंकी बाइट्स के केस भी जो है उजागर हो रहे हैं। और इनका इलाज की बात करें तो इनका इलाज जो है पूर्ण रूप से संभव है। और जीएमसी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर भी जो है एंटी रेबीज डिपार्टमेंट है जो ट्रीटमेंट देता है और संभवतः पूर्ण रूप से जो है इलाज किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जी। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज़। थैंक यू सर रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ के भी कई केसेस आ रहे हैं और खासकर अगर हम बाइट्स की बात करें, चाहे वो डॉग बाइट हो, कैट बाइट हो या मंकी बाइट के भी केसेस जो हैं वो उजागर में आ रहे हैं। किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जा रही है? आपने बिल्कुल उचित कहा कि हम जनरल वर्ड यूज़ करते हैं एनिमल बाइट। तो एनिमल बाइट के अंडर जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, मंकीज़ हो गए, जैकल्स हो गया, मंगूज़ या नेवला हो गया, इवन बियर बाइट या हॉर्स बाइट, ऐसे जानवरों के केस हमारे पास प्रायतः आता रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो मुख्यतः 95% केसेस होते हैं वो यूजली डॉग बाइट के ही होते हैं और रेस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हमने मेंशन किए हैं वो सिर्फ 5% केसेस होते हैं। इसलिए हम जनरल वर्ड यूज़ करते हैं एनिमल बाइट केसेस। तो जो एनिमल बाइट का केस आता है उसके लिए हम जो है यहाँ पे उपचार के सारे साधन रखे हुए हैं हमने। तो जो सुनने वाले हैं उनसे मैं पहले ये बात कहूँगा कि जैसे ही एनिमल बाइट हो तो इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड, ज़ख़म का उसी समय धोना और डिटर्जेंट या साबुन से अच्छी तरह साफ़ करना। एक चलते नल के नीचे जो ज़ख़म है कम से कम 15 मिनट पानी से अच्छी तरह वॉश आउट करना, ताकि जो एनिमल की स्क्रीशंस हैं जिनमें वायरस होता है वो ज़ख़म में फिक्स ना हो सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो है पहला स्टेप है। अगर हमारे पास एंटी रेबीज सेक्शन में भी जो रोगी या पेशेंट एनिमल बाइट के केसेस होते हैं, उन्होंने अगर इनिशियल टॉयलेट ऑफ वुंड नहीं किया होता तो हम उनको ये स्टेप जो है अपनी सेक्शन में पानी के नीचे 15 मिनट ज़ख़म साफ़ करवाते हैं साबुन के साथ। तो उसके बाद आगे आ जाता है ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट में हम पहले कैटेगराइज करते हैं कि कैटेगरी ऑफ एनिमल बाइट कौन सी है। तो मुख्यतः WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 3 किस्म की कैटेगरीज हैं एनिमल बाइट की। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है कि उसमें जो है एनिमल ने जो है नॉर्मल स्किन पे लिक किया है, कुछ ऐसा एक्सपोजर है जो कि उसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वो हमें पेशेंट एप्रीहेंसिव होता है, हमारे पास आता है तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं और अपनी सलाह और कंसोलेशन दे देते हैं कि नथिंग टू बी डन। कैटेगरी 2 में है कि माइनर स्क्रैचेस होते हैं लेकिन फ्रैंक ब्लड ऊज नहीं हुआ होता। तो उस सिचुएशन में एंटी रेबीज़ वैक्सीन की इंडिकेशन होती है तो जो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्लास 3 जो बाइट होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। उसमें ट्रांसडर्मल बाइट एक जगह भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और उसमें ज़ख़म से खून निकल आता है। उस केसेस में हम पेशेंट को सीरम और वैक्सीनेशन, जिसको सीरो वैक्सीनेशन कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट पार्ट दिया जाता है। तो हमारी सेक्शन में वैक्सीन्स और सीरम या इम्यूनोग्लोबुलिन्स पूरी तरह से उपलब्ध हैं और पूरा उपचार रोगियों को एनिमल बाइट के केसेस का दिया जाता है। डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की भी काफ़ी स्टेजेस होती हैं। अगर कोई पेशेंट जो है कोई डोज मिस कर देता है तो वो कितना खतरा होता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, क्योंकि इसमें डोजेज़ जो हैं पहली डोज से ही काम नहीं चलता। ये डोजेज़ जो हैं स्टैगर्ड डोजेज़ होती हैं, 0, 3, 7, 14, 28 या कुछ ऐसे, डिपेंड करता है कौन सी शेड्यूल दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, इंट्राडर्मल दे रहे हैं। तो जो भी सुनने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर ने जो डोजेज़ प्रिस्क्राइब की हैं एज़ पर ड्यू डेट और शेड्यूल डेट वो ज़रूर लेनी चाहिए। कोई भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा इलाज तभी हो जाएगा, प्रोटेक्शन बॉडी में तभी आएगी जबकि जो डोजेज़ हैं वो पूरी तरह से ली गई हैं। डॉक्टर साहब आजकल हमारे सोसाइटी की बात करें तो हम सब ने पेट्स रखे हैं, तो पेट्स को जो है वैक्सीन भी हम करवाते हैं। तो अगर पेट्स जो है किसी को काट लेता है जिनकी वैक्सीनेशन की गई है तो उस पेशेंट को भी जो है क्या वैक्सीनेशन या सीरम्स जो हैं वो देनी पड़ेंगी, ट्रीटमेंट उसकी भी चलेगी? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, स्पेशली वैक्सीनेटेड पेट्स रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैजुअलनेस आ जाती है कि हमारा पेट वैक्सीनेटेड है, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पेट वैक्सीनेटेड भी है तब भी उनको अपना जो है नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन या एंटी रेबीज सेक्शन में हमारे पास रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एज़ पर WHO गाइडलाइंस जो
पेट की वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं 100% सुरक्षित नहीं रहती है। तो इसलिए हमें जो है उनका, अगर उनको एक्सपोजर हो जाए तो पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट या प्रोफाइलैक्सिस शुरू करना पड़ता है। ज़्यादा खतरा जो है स्ट्रीट डॉग्स की बाइट्स का है। डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रीट डॉग या स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनका स्टेटस हमें पता नहीं होता, तो उनमें डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा होता है। तो उसमें जो है हम पूरा कोर्स जो है, जो एनिमल बाइट का केस आया होता है उसको समझा देते हैं कि पूरा जो है ट्रीटमेंट एज़ पर शेड्यूल जो है डेटें या शेड्यूल दिया है हमने उस पर लेना है। लेकिन कहीं पे अगर घर का वैक्सीनेटेड डॉग है तो हम उसमें कई बार कह देते हैं कि अगर कुत्ता 10 दिन तक ठीक रहता है, एनिमल प्रोटेक्टेड है वैक्सीन से, तो हम क्या करते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट जो शुरू किया उसको प्री एक्सपोजर में भी कई बार कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं सुनने वालों से ये कहना चाहूँगा कि वो जो है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, मशवरा लें, ताकि कहीं ना कहीं कहीं पे कैजुअलनेस या केयरलेसनेस ना हो जाए। डॉक्टर साहब, ज़्यादा खतरा किस एनिमल से है? जिस तरह से मंकी केसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, मंकी बाइट के, हॉर्स बाइट के केसेस भी हमने देखने को मिला है, तो ज़्यादा खतरा किससे है? ये इस मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एनिमल बाइट किसी में भी, सभी में रिस्क रहता है। किसको रेबीज़ हो किसको नहीं हो इसका हमें पता नहीं होता, और ना ही कई बार प्रूव हो सकता है। इसलिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं, नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस, वो यही कहते हैं कि एनिमल बाइट का कोई भी केस है उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पूरा ट्रीटमेंट देना है। नथिंग लाइक दैट कि हम सर ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कौन सा एनिमल बाइट जो है ज़्यादा खतरनाक हो, और लाइटली नहीं लेना है। तो डेटा की बात करते हैं तो किस तरह का डेटा जो है रजिस्टर किया जा रहा है? क्या डेथ्स जो हैं वो भी रजिस्टर की जा रही हैं? ऐसा है कि हमारे पास लगभग प्रति माह जो है लगभग कोई 900 से लेकर 1000 के करीब जो है एनिमल बाइट के केसेस पर मंथ रिपोर्ट होते हैं। तो वो जो है एनुअल डाटा जो है एनीवेयर बिटवीन 10,000 से 12,000 तक केसेस जो हैं आ जाते हैं साल में, पिछले जो 4-5 सालों में हैं। लेकिन कोविड के दौरान जब 20-21 में जब लॉकडाउन रहे या कुछ पाबंदियां रहीं, तो हमारा जो फुटफॉल था या ओपीडी थी वो डेफिनेटली कम हुई। वो 20-30-40% कम आ गई, जो क्योंकि जो मेरे पास डाटा है वो 2020 का जो है लगभग 6,300 केस रिपोर्ट किए पूरे साल में, जब से उससे पहले 19 में जो हमारे केसेस थे लगभग 11,000 के आसपास थे। लेकिन अब दोबारा 22 में ये फिगर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, जब से नॉर्मलसी शुरू होगी कोविड के बाद। तो 9100 या 9200 के करीब 2022 में केसेस थे हमारे पास, और करंटली इस साल ऑलरेडी जो है हम 8000 केसेस टच कर रहे हैं, और अभी 3 माह और बाकी हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हमारा 1000 का आंकड़ा है लगभग मंथली एनिमल बाइट के केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। और डेथ की पर्टिकुलर बात करें तो डेथ जो है वो भी रजिस्टर की जा रही हैं? डेथ का मामला इसमें ऐसा रहता है कि हमारे जो जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में नए जीएमसी भी आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं अभी भी इतनी अवेयरनेस जनरेट करने के बाद भी या तो रिपोर्ट नहीं करते, या किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, किसी झाड़ फूंक वाले के पास चले जाते हैं, या थाली वाले के पास चले जाते हैं, और अपनी जान के साथ हाथ धो बैठते हैं। तो जो हमारे पास यूजली जो ओपीडी में केसेस जब फुल ब्लोन रेबीज़ हो जाता है तभी पहुंचते हैं। तो उस समय जब एक बार फुल ब्लोन केसेस जो रेबीज़ का वायरस है ब्रेन में फिक्स हो जाता है, तब उस समय जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि रेबीज़ 100% फैटल है, लेकिन 100% प्रिवेंटेबल भी है। तो प्रिवेंशन के लिए अगर आपने स्टेप नहीं लिया है तो फिर आप जो है फैटलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो रोगी जो है ओपीडी में तभी रिपोर्ट करता है जिसने या तो वैक्सीन नहीं ली या एडवांस केसेस आ गए हैं। तो वो जो है ये ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस कहीं ना कहीं फिर वो डेथ्स में चले जाते हैं। जो पेशेंट जिसने हम कहेंगे ट्रीटमेंट ले ली है, वैक्सीन ले ली है, तो उसका डेथ रिस्क जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। बिल्कुल, और डेफिनेटली ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन्होंने पूरी ट्रीटमेंट ली है, स्पेशली क्लास 3 बाइट में वैक्सीन और सीरम दोनों चीज़ें ली हैं, उनमें डेथ बिल्कुल 0% है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वैक्सीन मिस हुई है या सीरम नहीं लिया गया या इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं ली गई हैं, तो डेफिनेटली द चांस ऑफ मॉर्टेलिटी या डेथ का हाइयर रहता है। डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उस पर भी मैं जो आप पर रोशनी डालना चाहता हूं कि वहां पर बताया कि एक बच्चा है जिसको डॉग बाइट हो जाता है, उसने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया होता, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है वो डॉग की तरह बाग करना शुरू हो जाता है। क्या रियलिटी में भी ऐसा होता है?
नहीं, ऐसा हमने जो रेबीज़ के फुल ब्लोन केसेस हमने देखे हैं उसमें मुख्यतः जो है 2 किस्म के सिम्टम होते हैं ज़्यादा। एक तो जैसे रेबीज़ को आम भाषा में हम लोग हलकाव की बीमारी कहते हैं। हलकाव का मतलब है कि पानी जैसे ही उसके पास लाया जाए, पिलाया जाए तो उसको मसल स्पैज़म या पानी से डर लगता है। तो एक तो हो गया हाइड्रोफोबिया, टिपिकल सिम्टम है रेबीज़ का। दूसरा जो है एरोफोबिया, एयर की करंट से, कागज़ हिलाने से भी उसको, एयर की करंट से भी उसको पैनिक या मसल स्पैज़म होने लगते हैं, तो वो भी एक सिम्टम है। उसके अलावा जो है अल्टीमेटली ब्रेन में कोमा में जब फिक्स हो जाए तो डेथ हो जाती है। ये तो जो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कमेंट करूँगा कि जो मैंने मुख्यतः हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया और बाकी मसल स्पैज़म के सिम्टम ये कॉमनली रेबीज़ के एडवांस स्टेजेस में पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप आखिर में हमारी जम्मू की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? जिस तरह से पेट हमने रखे हैं और कई बार पेट जो है हमें लाड प्यार भी करते हैं और इस कारण वो हमें लिक भी करते हैं, तो वो भी कितना खतरा होता है, क्या अपील करना चाहते हैं आप जम्मू वासियों से? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि जिन लोगों ने भी पेट रखे हैं, सबसे पहले पेट को वैक्सीनेशन कराना बड़ा ज़रूरी है। अपने कंसर्न्ड वेटरिनेरियन डॉक्टर से वो कंसल्ट करें और जिस टाइम पे ड्यू डोज लगती है और उसके बाद साल के बाद वैक्सीनेशन के बूस्टर डोजेस भी लगते हैं, वो भी मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली जिन पेट्स वैक्सीनेटेड हैं उनके थ्रू बाइट होता है तो कहीं ना कहीं बीमारी या रेबीज़ का चांस कम रहता है। बट हमें जो है एज़ पर गाइडलाइंस उनको पोस्ट एक्सपोजर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। तो पेट का ध्यान रखें, वैक्सीनेट करवाएं और घर में जो आने वाले गेस्ट हैं उनको अवेयर रखें कि पेट के बारे में। और इन केस पेट से अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कहीं ने एक्सपोजर हुआ है, माइनर भी हुआ है, तब भी आप कंसल्ट करें अपने नियरेस्ट डॉक्टर से या एंटी रेबीज सेक्शन में आएँ सलाह लेने के लिए। कोई भी चीज़ जो है, मामूली चीज़ भी जो है वो निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो बाकी जो है हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके लिए म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो उसके अलावा आजकल कुछ नई टेक्निक्स भी हैं जिसमें मास डॉग वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो साइंटिफिक डाटा वो ये कहता है कि 70 या 80% अगर हमारे स्ट्रे डॉग्स को हम जो ओरल रेबीज़ वैक्सीन है उससे मास डॉग वैक्सीनेशन से कवर कर दें तो कहीं ना कहीं जो है बीमारी का जो ये है कम होगा। और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भी कहा है कि 2030 तक 0 डेथ हमने लानी है बाय डॉग मीडिएटेड रेबीज़ से। तो हमें सभी स्टेक होल्डर्स की मदद चाहिए इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कई बार जब डॉग बाइट करता है तो हमें ब्लड नहीं निकलता है, कोई ज़ख्म नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में भी हमें वैक्सीनेशन ज़रूरी है? तो मैंने जैसे कहा कि कैटेगरी हमें देखनी पड़ती है। हो सकता है कि ब्लड नहीं निकला लेकिन माइनर अब्रेजन है तो वो कैटेगरी 2 में आएगा। तो उसमें एज़ पर WHO इंडिकेशंस हमें सिर्फ वैक्सीन देने की इंडिकेशन रहती है। तो उस पेशेंट को कहीं भी कोई केयरलेसनेस या असावधानी नहीं बरतनी चाहिए और नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, बीमारी कोई भी हो उसका इलाज संभव है। और एनिमल बाइट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है हमें कई केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका इलाज भी संभव है। और डेथ रेशो तब हमें देखने को मिलती है, डेथ रिस्क तब अधिक बढ़ जाता है जब हम वैक्सीनेशन जो है उसको मिस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट संभव है, तो हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जो वैक्सीनेशन दी जाती है, जो डॉक्टर द्वारा हमें एडवाइस दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, उसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो निसंदेह जो डेथ रेशो हमें देखने को मिल रहा है उस पर हम बिल्कुल जो है डिक्लाइन में आएंगे। 0 जो है एक दिन ऐसा होगा कि बिल्कुल जो ये रेशो है ये 0 पहुंच जाएगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।